हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कवर की हैं। आज हम बात करेंगे नाम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की। मैं आपको बता दूं, आगे जाकर मैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए और जरूरी नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो नॉन अलाइन मूवमेंट का ऑफिशियल लोगो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। मैं आपको लोगो भी दिखाती चल रही हूँ ताकि एक वर्चुअल पिक्चर भी आपके दिमाग में बन जाए। सो गाइज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी। इंडिया ही सिर्फ ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी, और भी कंट्रीज लाइक अफ्रीका, ठीक है, लैटिन अमेरिका, एशिया की और सारी कंट्रीज ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, ठीक है, जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, राइट। तो जब ये कॉलोनियल सिस्टम एंड हुआ, एक तरीके से कोलैप्स हुआ, तब जाके नाम आया, ठीक है, नाम को बनाया गया, नाम को फाउंड किया गया, ठीक है। देखो यहां लिखा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज क्रिएटेड एंड फाउंडेड ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, ठीक है, एंड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इनका अब इंडिपेंडेंट स्ट्रगल चालू हुआ, समझ रहे हो। जो ब्रिटेन ने इनसे इतनी सारी चीजें, इनके रिसोर्सेस छीन लिए थे। भाई, अगर कोई कॉलोनियल सिस्टम खत्म हो रहा है तो वो लोग यहाँ के सारे रिसोर्सेज लेके गए, जैसे हमारे भारत से कोहिनूर हीरा और पता नहीं क्या क्या ले गए थे अपनी कंट्री में, राइट। उसी तरीके से इन कंट्रीज के भी बहुत सारे रिसोर्सेज ये लोग अपनी कंट्री में ले गए थे। तो अब हमारे पास कुछ नहीं था ऑलमोस्ट। हमें स्ट्रगल करना था और खुद को एक डेवलपिंग इकोनॉमी या एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था। इंडिया ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया आफ्टर कॉलोनियल सिस्टम। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ही हमारा रियल स्ट्रगल शुरू हुआ था यार, ठीक है ना, कि हमें अब अपनी इकोनॉमी को भी संभालना है, हमें अपने लोगों को भी संभालना है, बिकॉज इतनी ज्यादा पोवर्टी आ गई है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, सब तो वो लोग ले गए, राइट। तो अब इनका स्ट्रगल शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस का, चाहे अफ्रीका हो गया, चाहे एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया एंड अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, है ना, अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर। तो क्या हुआ था, जब नाम को ढूंढा गया था तब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, तब कोल्ड वॉर चल रहा था। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हम समझेंगे कोल्ड वॉर क्या है। देखो, कोल्ड वॉर में क्या होता है, पॉलिटिकल राइवलरी होती है दो ग्रुप्स के बीच में या उससे ज्यादा ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल राइवलरी क्या होना, अपनी अपनी पॉलिटिकल ताकत दिखाते हैं दोनों, ठीक है, कि देखो हम इतने ज्यादा पॉलिटिकली ताकतवर है कि हम इतने लोगों पर कब्जा कर सकते हैं, हम इतने ज्यादा पॉलिटिकली ताकतवर है, देखो मेरे पास कितनी ज्यादा जमीन है ना। तो पॉलिटिकल राइवलरी होना, यहां पर आपके एक्चुअल जो युद्ध नहीं होता है, जहां पे गन का यूज होता है, बॉम्ब का यूज होता है ना, वो सब कुछ नहीं होता है। पॉलिटिकली अपनी ताकत दिखाई जाती है, राइट। तो वही यूएसएसआर, ठीक है, यानी सोवियत यूनियन, ठीक है, और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। ये दो पावरफुल कैंप्स थे, ठीक है। तो अब जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जैसे कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, इंडिया, इनके पास ऑप्शंस था। इनके पास ऑप्शन था कि ये यूएसए को ज्वाइन करना चाहती हैं, यूएसए का साथ देना चाहती हैं, या वो साथ देना चाहती है यूएसएसआर का। तब इंडिया के श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम देखो किसी भी कैंप का साथ नहीं देंगे। ऑब्वियसली यार, एक बात समझो, इसके पीछे का रीजन समझो। अभी अभी कॉलोनियल सिस्टम एंड हुआ है, अभी अभी ब्रिटेन यहां से गया है, ऑलरेडी कितनी ज्यादा लड़ाई लड़ी है हम लोग ने, ऑलरेडी कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, राइट। इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुका था, बाकी कंट्रीज स्ट्रगल कर चुकी थी इंडिपेंडेंस के लिए। अब वापस से आप बोल रहे हो कि यूएसए ज्वाइन करो या यूएसएसआर ज्वाइन करो, तो वापस से मतलब स्ट्रगल करना, वापस से लड़ाई लड़ना। इससे बेहतर इंडिया ने समझा कि हम बनाएंगे नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट। देखो, नॉन अलाइन मूवमेंट, अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब क्या होता है गाइस, अलाइन का मतलब होता है, सिंपली मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। हम किसे ज्वाइन करेंगे भाई, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, राइट। जितनी भी अभी अभी कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस पाई थी, ठीक है,
कॉलोनियल सिस्टम से जितनी भी कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस पाई थी, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया ने इन सारी कंट्रीज से रिक्वेस्ट की कि भाई हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्रिएट हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट। ये छोटी सी हिस्ट्री है, एक छोटा सा बैकग्राउंड है इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का, इस मूवमेंट के पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कंट्रीज ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है, उन लोग ने कहा कि वो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, ना तो वो यूएसए का साथ देंगी, ना तो वो यूएसएसआर का साथ देंगी, राइट। और सोचो कितना बड़ा और पावरफुल डिसीजन है ये, कि आपके सामने दो पावरफुल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके सामने दो पावरफुल ग्रुप्स हैं, आपको कहा जा रहा है कि भाई किसी भी ग्रुप में चले जाओ, तुम्हारे पास सिक्योरिटी रहेगी, तुम बच जाओगे, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि दो पावरफुल ग्रुप्स में से एक का साथ देना जरूरी है। बाकी सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही थी, कोई यूएसएस को ज्वाइन कर रहा था, कोई यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहा था, लेकिन इंडिया और ये सारी कंट्रीज ने कहा कि नहीं, हम किसी भी कंट्री का साथ नहीं देंगे, हम क्यों साथ दे जबरदस्ती, इसीलिए हम नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएंगे। बहुत ब्रेव डिसीजन है यार, बहुत ज्यादा ब्रेव डिसीजन है। सो आई होप आपको ये ब्रीफ हिस्ट्री क्लियर हो गई है, छोटा सा एक बैकग्राउंड दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस ग्रुप का, इस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का, वो ओरिजिनेट हुआ 1955 में। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ओरिजिनेट हुआ 1955 में। कहाँ ओरिजिनेट हुआ? डिस्कशंस जब चल रहे थे एशिया अफ्रीका बंडंग कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जब एशिया अफ्रीका बंडंग कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन चल रहे थे 1955 में, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। बंडंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? बंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। फर्स्ट नाम समिट कहाँ हुआ? फर्स्ट नाम समिट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? ये हुआ बेलग्रेड में, ठीक है, यूगोस्लाविया, इन सितंबर 1961। सो ये जो समिट था ये किसकी लीडरशिप में हुआ? कौन कौन लीडर्स थे इस समिट में? जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है, नंबर करके लिख लो, ठीक है, नंबरिंग कर लो और इजी हो जाएगा आपके लिए लिखना। गमाल अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, वामे क्रुमाह ऑफ घाना एंड सुक्रानो ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। अब नंबर करके लिख लो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। प्रेजेंट में इस मूवमेंट में कितने मेंबर स्टेट्स हैं? करेंटली इस मूवमेंट में 120 मेंबर स्टेट्स हैं, राइट। हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ो या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ो, एक चीज याद रखना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदलती रहती है, राइट, चेंज होती हैं काफी सारी चीजें। कभी कोई मेंबर आएगा, कभी कोई मेंबर आएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कभी कोई मेंबर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें याद रखना। जस्ट एक चीज ध्यान में रखना कि एग्जाम के कुछ टाइम पहले आप कुछ रीसेंट न्यूज देख लो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, ठीक है, कुछ भी रीसेंट आप न्यूज देख लो, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही देख लो कि अभी रीसेंट में कोई समिट तो नहीं हुआ है इन ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ चल तो नहीं रहा है ऐसा जो मैं मिस कर दूं। अगर रीसेंट चीजें कुछ आप ऐड कर दोगे अपने आंसर में तो वैसे भी यार वो अलग ही दिखेगा। यूपीएससी वालों को तो ऑब्वियसली कुछ रीसेंट ऐड करना ही होगा। आप लोग के लिए बता रही हूँ, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो प्लीज ऐड कर देना, आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा, राइट। बस एग्जाम के कुछ टाइम पहले देख लेना कहीं नाम के बारे में कुछ निकला तो नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अच्छा, कहीं जो हम लोग ने आईएमएफ पढ़ा था तो आईएमएफ का तो कुछ नहीं निकला, बस ये करना है आपको, छोटा सा काम है, कुछ नहीं निकला है तो अच्छी बात है। बाकी रीसेंट तो मैं आपको डाल ही रही हूँ, ठीक है, जो मुझे सही लग रहा है वो रीसेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और बाय द वे अगर अभी तक सुन रहे हो तो यार प्लीज शेयर कर देना, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी तक लॉ मेट फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं देन बेल आइकन दिया हुआ है, प्लीज डू समथिंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बेझिझक, या लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी आकर आप मुझे बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर। देखो, एक वर्चुअल नाम समिट हुआ था, ठीक है, वर्चुअल नाम समिट हुआ था। किस टॉपिक पर हुआ था ये समिट? इस टॉपिक पर ये समिट हुआ था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। कैसे हुआ था? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कब हुआ था? मई 4, 2020, 4 मई 2020 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। याद रखना यार जरूरी है क्योंकि रीसेंट मीटिंग्स है तो मैंने वो डाल दी है यहाँ पे।
किसके इनिशिएटिव पर, किस प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव पर ये मीटिंग हुई थी? मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ठीक है। किस प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव पर ये मीटिंग हुई थी? इल्हम अलीयेव ऑफ अजरबैजान, ठीक है। ये चेयरपर्सन थे नाम के, इन्होंने ही इनिशिएट की थी मीटिंग। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऑफिस कब ज्वाइन किया था? 2014 में, ठीक है। तभी ये पहली बार हमारे पीएम बने थे। तब से लेके अभी तक उन्होंने पहली बार ही, फर्स्ट टाइम ही नाम का समिट, ठीक है, नाम के समिट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जब से उन्होंने ऑफिस होल्ड किया है पीएम का, इंडिया के पीएम का, तब से लेके पहली बार इन्होंने ये 2020 की मीटिंग नाम की ज्वाइन की। अभी तक उन्होंने कोई भी नाम का समिट नहीं किया था। पहला समिट जो इन्होंने ज्वाइन किया वो May 4, 2020 को ही किया, राइट। इट वॉज हिज फर्स्ट नाम समिट। मिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्होंने नाम का समिट 2016 एंड 2019 में स्किप किया, ठीक है। ये अभी तक के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2016 और 2019 का नाम समिट स्किप किया है, और इनका सबसे पहला नाम समिट रहा है May 4, 2020 को, राइट। इस 2020 के समिट में क्या डिक्लेरेशन लिया गया? ठीक है, एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जिस डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल था द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो 2020 में जो आपका नाम समिट हुआ है उसमें ये डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है जिसका ये प्रिंसिपल है, जिसका मेन मीनिंग ये है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। बेसिकली इंटरनेशनली हम कितने पावरफुल हैं या कितने साथ दे सकते हैं एक दूसरे का फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। सिंपल मीनिंग यही है। और क्या क्या चीजों के बारे में बात की गई और क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई वो भी देख लेते हैं। गाइज मैंने ये पॉइंट रिपीट कर दिया है, 4 पॉइंट के जैसा ही है, तो प्लीज इसको कट कर लीजिएगा। अब यहां से हमारा 5th पॉइंट शुरू हो रहा है, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, राइट। ये सारी चीजें भी अडॉप्ट की गई इस बार के नाम समिट में। डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, इस बार का नाम समिट मतलब वही 2020 का नाम समिट, राइट। रिस्पेक्ट ऑफ द इनहेरेंट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंडिविजुअल के राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस रहेगा और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, यानी हर स्टेट की सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करेंगे। 8th पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन काइंड प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बाकी सारी जो भी पॉल्यूशन हो गया, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं उसको साथ में हम मिल के, ठीक है, रिजॉल्व करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। अब हम रोल देख लेते हैं नाम का क्या है। अच्छा, नाम के प्रिंसिपल्स को गाइड कौन करता है? वो करता है पंचशील प्रिंसिपल्स, ठीक है। पंचशील के प्रिंसिपल्स ही पूरे नाम को गाइड करते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको फॉलो करना है, और इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सॉवरेनिटी की यानी संप्रभुता की हम रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी भी कंट्रीज हैं जो नाम का पार्ट है उनकी संप्रभुता, उनकी सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करेंगे। सॉवरेन इक्वालिटी होगी, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, यानी किसी की टेरिटरी में जाके हम ऐसा नहीं है कि कब्जा कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं करनी है, राइट। अगर इंटरनेशनली किसी कंट्री के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो पीसफुली हम उसे सेटल करेंगे, ठीक है, उस पर बात करेंगे और उसे सेटल करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उसकी इज्जत करनी है। अब हम देखेंगे नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, रेलेवेंस क्या है नाम की। देखो, एक बात तो एकदम साफ है कि नाम ने बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है, ठीक है, पीस मेंटेन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। ऑब्वियसली जिस वक्त ये बना था पीस बिल्कुल भी नहीं था दुनिया में, एंड तब ये सामने आया और इसने काफी सारी कंट्रीज को एक साथ लाया, राइट, जिससे कि पीस मेंटेन हो पाया है। नाम ने बहुत इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले किया है इन प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस, और ये अभी तक पूरे एक्टिव पार्टिसिपेट करता है कि पीस मेंटेन रहे। ये अभी तक अपने प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करता, उन्हें फॉलो करता है। इसका मेन मोटो ही यही है, टू एस्टैब्लिश द पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड।
कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री पर कब्जा नहीं करे, ठीक है ना, इसने ये बात भी बोली। और एक तरीके से इसने ये भी चीज कही कि प्रमोट डिसआर्मामेंट, यानी किसी भी कंट्री के पास हथियार नहीं होने चाहिए, ज्यादा हथियार नहीं होने चाहिए और उन हथियारों को यूज नहीं करना है हमें दूसरी कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर, राइट। इट प्रमोटेड डिसआर्मामेंट। और ये भी कहा कि सारी कंट्रीज भाई सॉवरेन रहें, है ना, इंडिपेंडेंट रहें, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे जाके एक तरीके से अत्याचार ना करे, उन्होंने कब्जे में लेने की कोशिश ना करे। सो आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम सुना होगा, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, है ना। तो ये सारी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है यार। इन कंट्रीज को बाकी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सताया है, बहुत ज्यादा तंग किया है, जिसकी वजह से इन लोग ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और इनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तो नाम एक तरीके से इन लोग को प्रोटेक्टर बनकर आया, ठीक है। जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, नाम ने उन कंट्रीज को बचाया है एक तरीके से, ठीक है, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने में मदद की है। तो नाम एक्टेड एज अ प्रोटेक्टर फॉर दीज स्मॉल कंट्रीज। और नाम कोई एक छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है यार। अब इस बात का मैं आपको एक प्रूफ देती हूँ, क्यों? बिकॉज जो नाम है वो 2/3 मेंबर्स रिप्रेजेंट करता है जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस की। जस्ट इमेजिन, एक बार ये फिगर समझो, 2/3 मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली नाम के मेंबर्स हैं, समझ रहे हो? जो 2/3 मेंबर्स है जनरल असेंबली के, वो नाम में पार्टिसिपेट करते हैं, इतनी ज्यादा पावर है नाम में। हेंस नाम member acts as important vote blocking group in UN। यानी जो नाम के मेंबर्स हैं वो चाहें तो वोट को ब्लॉक कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, बिकॉज वो 2/3 है, समझ रहे हो, मेजोरिटी का 2/3 होना। तुम अच्छे से वोट, किसी भी वोट को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी पास हो, कोई भी रेजोल्यूशन पास होने से रोक सकते हो, राइट। तो इतनी ज्यादा पावर है नाम के मेंबर्स में, मेजॉरिटी है, मतलब जनरल असेंबली की ज्यादातर मेंबर्स नाम के पार्ट हैं, राइट। सो नाम को एक तरीके का प्लेटफॉर्म मान सकते हो जहां पर आप नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो और पीसफुली अपने डिस्प्यूट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स किसी दूसरी कंट्री के साथ सुलझा सकते हो, ठीक है। किसी कंट्री के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स है, आप आराम से बैठ के वहां पे बात कर सकते हो। नाम ने यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरीके से सिंपल मतलब यही है कि हमें जितने रिसोर्सेज की जरूरत है हम उतने ही रिसोर्सेज यूज करें, ठीक है, और ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो बाद में खुद को बना लेते हैं, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए ताकि जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचें, है ना, वो उनके लिए भी कुछ रह जाए। ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हम ही ने कंज्यूम कर लिए। तो यही नाम कह रहा है, नाम ने सपोर्ट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सो गाइज, नाम के बारे में आपको इतना ही समझना था, इतना ही जरूरी था समझने के लिए, तो मैंने आपको स्लाइड्स में नोट्स भी दे दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।